अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखो, इस साल ये वो फंड्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए और 40, 60%, 70% के भी रिटर्न्स आए हैं। कुछ तो 261% रिटर्न देकर के बैठे हैं, और ऐसा क्यों है अब हम जानेंगे। व्हेन इंडियन मार्केट्स ट्रेल कैच ग्लोबल गेन्स बाय इन्वेस्टिंग अब्रॉड। तो ये टाइटल कह रहा है इस न्यूज़पेपर का आर्टिकल कि अगर इंडियन मार्केट्स कई ट्रेल करते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो आपको कभी कभी ग्लोबल गेन्स के लिए भी काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए अब्रॉड। तो इंडियन मार्केट्स लैग कर रहे हैं बिहाइंड ग्लोबल पीयर्स, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि फ्रेश पैसा कैसे लगाए, कहाँ लगाए। तो आफ्टर सेटिंग असाइड इनफ फॉर डोमेस्टिक गोल्स, अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे 10 लाख जो है, फॉर एग्जांपल हम ओवरसीज अलग अलग मार्केट्स जैसे कि यूरोप, यूएस, चाइना, यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज में लगा सकते हैं। जैसे कि अप्रैल 9 से अभी तक S&P 500 30% का रिटर्न दे चुका ऑलमोस्ट, हांगसेंग 25%, डाउ जोन्स 21.7%, और निफ्टी कितना ऊपर है 4.8%, निफ्टी 500 इंडेक्स कितना ऊपर है 6.98%। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की, और ये बहुत नेसेसरी है। इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज है दुनिया में, लेकिन इन्वेस्टर्स को सारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए सिर्फ एक मार्केट में, इस आर्टिकल का कहना है। एंड ग्लोबल मार्केट्स अब एंटर कर रहे हैं फेज ऑफ ग्रेटर डाइवर्जेंस एंड अक्रॉस रीजन्स। अगर आप देखोगे तो अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल्स चल रही हैं, फिस्कल रिस्पॉन्स चल रहा है और अर्निंग्स ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग आप कह सकते हो इमर्जिंग मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलप्ड मार्केट्स में भी। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे इक्विटी अल्फा एफओएफ हो गया, चाइना इक्विटी, राइट। यू कैन सी इसमें इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज वन सी, काफ़ी ऑफशोर पॉपुलर फर्म्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूएस अपॉर्चुनिटीज हो गया, इसके अलावा हो गया ताइवान इंडेक्स, जापान इंडेक्स। ताइवान इंडेक्स ने आप देखो 261% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड 43.7% का रिटर्न दिया है यार इसने। 71% का रिटर्न दिया है ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। सो जितने ग्लोबल फंड्स हैं ये बेसिकली ETFs हो गए, इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिया है। यूएस अभी भी एंकर है, सबसे कंपेलिंग मार्केट है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इनोवेशन एज उनके पास है, डीप कैपिटल मार्केट्स है उनके, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स की भी एक्सेस हो जाती है उनके पास। सो AI वगैरह में अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करना था तो इंडिया में वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, सारी यूएस की कंपनीज लीड कर रही हैं, तो वहाँ पे लोगों ने पैसा लगाया और यूएस के फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। चाइना इमर्ज कर रहा है पोटेंशियल कंट्रेरियन अपॉर्चुनिटी, हाई रिस्क मार्केट है, राइट। एंड चाइना यहाँ पे वैल्यू अपॉर्चुनिटी और वैल्यू ट्रैप दोनों दिखा रहा है। सो चाइना में भी अच्छी इन्होंने अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज निकाली, एंड दे आर गिविंग रियली गुड रिटर्न्स। सो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से सबको सोचना चाहिए इफ दे हैव इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया कि कैसे फॉरेन ETFs कौन से रहेंगे बेटर। और मैं बता दूँ इसमें ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही टाइम पे सही मार्केट में जा पा रहे हो, नहीं तो पीपल एंड अप लूजिंग मनी। अगर आप चाइनीज मार्केट देखो, दूसरे मार्केट देखो, इन्होंने दशकों तक ऐसा हुआ है कि कोई रिटर्न ही नहीं दिए हैं, डेकेड्स तक कोई रिटर्न नहीं, जीरो रिटर्न। निफ्टी तो अपना बहुत बढ़िया है उनके कंपैरिजन में, बट सही टाइम पे एंट्री अगर आप लो तो वहां पे बहुत अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। अब बात करूंगा इंडिया की। अब इंडिया में यार वाई डू FPIs कीप सेलिंग, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्यों सिर्फ बेच ही रहे हैं। लगातार अब 1.5 साल हो चुके हैं, हर महीने इन्होंने सिर्फ इंडियन मार्केट से एग्जिट ही किया है। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, सो राइटर की ओपिनियन है ऑफ कोर्स, जो भी चीज़ें हैं। सेलिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये लगातार चल रहा है अक्टूबर 2024 से, ठीक है। 24, 25, अब 26 में आ चुके हैं हम लोग, और आउटफ्लो हम देख रहे हैं ओवर 45 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। पास्ट मंथ अगर आप देखोगे एक्सेलरेट हुआ है टू $1 बिलियन ऑन सर्टेन डेज। एक दिन ही $1 बिलियन की सेलिंग आ जाती है कभी कभी, तो दैट इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये ऐसी सेलिंग है जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे थी उससे भी ज़्यादा है। हालांकि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइंग भी वैसे ही हो रही है बाय डोमेस्टिक फंड्स। तो इनका कहना है, आई हैव सीन रिसर्च फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक्स जहाँ फोरकास्ट हो रहा था कि अंदर 12 से 15 बिलियन का पॉसिबल सेल डाउन और है प्रायर मेट्रिक्स के हिसाब से। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो सीरियसली अंडरवेट है इंडिया पे, जहाँ पे ओनरशिप अब 15 साल के ऊपर है। इंडिया में 15 साल के ऊपर ओनरशिप आ चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और इंडिया अभी अंडर परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट है, और ये इमर्जिंग मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है बाय 5000 बेसिस पॉइंट्स, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं। तो क्या
एफपीआईज क्यों है कि ऐसा बेचते जा रहे हैं लगातार? अब तो 18 महीने हो चुके हैं, राइट? वैल्यूएशन भी पहले से आई थिंक बेटर हुआ होगा, बट स्टिल सो अगर ये अपने पीएस से बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड तो नैरेटिव बड़ा सिमिलर है कि इंडिया ना बहुत एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। इंडिया बहुत महंगा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिसाब से। इवन जो पुअर रिलेटिव परफॉर्मेंस है और मल्टीपल कंप्रेशन है लास्ट 15 मंथ्स में, हम 50% प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट एवरेज। तो आप चाइना उठा लो, कोई भी इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग मार्केट उठा लो, इंडिया उससे 50% ज़्यादा पीई पे ट्रेड करता है। तो वाई पे 20 टाइम्स फॉर मार्केट डिलीवरिंग ओनली 10 to 15% अर्निंग्स ग्रोथ। इनका ये कहना है कि हम 20 गुना ज़्यादा क्यों पे करें ऐसे मार्केट के लिए जो सिर्फ 10 से 15% का ही ग्रोथ देता है अर्निंग्स का। तो वाई बाय इंडिया व्हेन अदर मार्केट्स लाइक कोरिया एंड ताइवान हैव बेटर अर्निंग्स एंड ये ज़्यादा सस्ते भी हैं। इंडियन रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे इट इज़ नो लॉन्गर एट प्रीमियम। जब पूछा गया एफपीआई से व्हाई एफएस वाज सो एक्साइटेड अबाउट इंडिया स्पेशली एट मच हायर वैल्यूएशंस अंटिल जस्ट 18 महीने पहले तक, क्या इससे चेंज हो गया है, तो ये आंसर्स मिलते हैं कि 24 महीने पहले इंडिया टू एन एक्सटेंट सिर्फ ओनली गेम था इन टाउन में फॉर ईएम इन्वेस्टर्स। अब 6 इमर्जिंग मार्केट्स कंट्रीज हैं, देख लो, चाइना है, इंडिया है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया है। ये 80% है टोटल इंडेक्स का। अब चाइना को कंसिडर नहीं किया जा रहा था इन्वेस्टेबल जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। ताइवान ने कैरी किया चाइना रिस्क। कोरिया जो था वो गवर्नेंस नाइटमेयर से गुजर रहा था जहाँ पे पुअर कैपिटल एलोकेशन था। ब्राजील और सऊदी अरेबिया जो बहुत ही नारो कमोडिटी और बैंक्स प्लेयर है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैसी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इंडिया एक ओनली लार्ज लिक्विड ईएम था जहाँ पे सेक्युलर ग्रोथ थी। अब इंडिया जो है इट आल्सो हैड सर्ज इन डोमेस्टिक फ्लोज भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैप्टिव कैपिटल जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आया। इंडियन मल्टीपल्स और ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक कैपिटल बहुत ज़्यादा आया। उससे हुआ ये कि अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इन्होंने एग्जिट करने का भी इसीलिए सोचा। इन्होंने देखा कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन प्राइजेस बढ़ रहा है, पी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सपैंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के और सस्ते पी पे आना ही समझदारी होगी। तो हिटिंग 100% प्रीमियम टू ईएम एवरेजेस एट वन पॉइंट, हम लोग ये जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं ना, सऊदी अरेबिया, चाइना, ताइवान, ये जो हम देख रहे हैं, इससे 100% ऊपर ट्रेड कर रहे थे वैल्यूएशन के टर्म्स में। और इन द वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड ईएम अर्निंग्स ग्रोथ, इंडिया की जो एबिलिटी है टू डिलीवर स्टेबल 15% वाज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे थे एंड एवरीबॉडी बॉट इन सेक्युलर ग्रोथ थीसिस। आज अगर आप देखोगे पोजीशन बहुत डिफरेंट है। चाइना इन्वेस्टेबल बन चुका है, ठीक है, पॉलिसी स्टेबिलिटी आ गई है, ग्लोबल लीडरशिप है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो इग्नोर तो कर ही नहीं सकते चाइना को। इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन है, रिन्यूएबल है, रोबोटिक्स है, एआई भी है इनके पास। कोरिया अभी भी सस्ता है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स ने अपसाइड देखा अब इस प्लेबुक में इन जापान एंड ताइवान। अगर आप देखोगे विद इट्स लीडरशिप इन सेमीकंडक्टर्स अनअवॉइडेबल है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो सेमीकंडक्टर की, वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ऐसी कंट्रीज में हो रही है। सो इंडिया जो है सिर्फ इज़ नो लॉन्गर द ओनली गेम इन द टाउन कि हाँ यही सबसे बेस्ट है। और इंडिया सबसे एक्सपेंसिव मार्केट था सितंबर 2024 में पूरी दुनिया में, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट था। जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे एम्बेडेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, जो ड्यूरेशन था उस ग्रोथ का वो भी। तो क्या इंडिया के पास इनोवेशन कैपेबिलिटी है एंड ग्रोथ है टू जस्टिफाई हाई मल्टीपल्स? जो डिक्लाइन आया ना मल्टीपल्स में, वो इसलिए आ रहा है कि इन्वेस्टर्स या तो रिड्यूस कर रहे हैं अपने ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस को कि यार नहीं यार अब इंडिया इतना नहीं ग्रो करने वाला, ठीक है, जितना हम लोग हाइप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फील करते हैं कि इंडिया ना स्टक हो गया है स्ट्रक्चरली 10 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ में, और जो लार्ज चंक ऑफ मार्केट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, ग्लोबल जेनरिक्स, अब ये स्टक है इसी लेवल पे, ये इसको बीट नहीं कर सकते। हर एक सेक्टर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट डायनामिक है उसका। स्टेपल्स जो है दे आर सीन एज ओवर अर्निंग, और प्राइवेट बैंक जो है उनके अगर आप देखोगे तो ये रेजुलेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। इस टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने परेशान किया हुआ है इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इतने बढ़िया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ऑन ड्यूरेशन ऑफ आवर ग्रोथ ये भी सफ़र कर रहा है। हमारे जो कोर स्ट्रेंथ एरियाज थे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स के, अब ये कटिंग एज नहीं है। हम आईटी में कोई कटिंग एज नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, तो इनोवेशन इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पता चल गया इनोवेशन कहीं और हो रहा है। एंड यहाँ पे चाइना प्लस वन स्टोरी जो है इसने भी प्ले आउट नहीं किया एट द स्पीड इन्वेस्टर्स एंटिसिपेटेड। तो जो वरी है ऑन एआई इज दैट ये फंडामेंटली अंडरकट करता है हमारे मेन कंपैरेटिव एडवांटेज को कि हमारे पास सस्ता लेबर है, हमारे आईटी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगी बिकॉज ऑफ
द आर्बिट्राज जो इंडिया में सस्ते लेबर से उन्हें मिलता है। तो नैरेटिव हमें बिल्ड करना होगा, नैरेटिव अब नेगेटिव हो चुका है और गवर्नमेंट और कंपनीज का रोल है इस स्टोरी को चेंज करने में। अगर हम केपेक्स करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें बदल सकती हैं। एंड हमें गार्ड भी करना होगा अगेंस्ट गेटिंग टू नेगेटिव ऑफ कोर्स। तो इंडिया में पीक नेगेटिव सेंटिमेंट भी रहा है अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ये एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है। एंड ये आर्ग्यूमेंट कि इंडिया इनोवेट नहीं कर सकता, कि हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रक्चरली डिम हो गए हैं, ये कहना कहीं ओवरस्टेटेड है, ये कहना है राइटर का। तो दिस इज़ द थीसिस कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और वो रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं हमारा साउथ कोरिया, चाइना जैसी कंट्रीज से। तो हम इंडिविजुअली कैसे हैं उससे नहीं मैटर करता कि हम रिलेटिवली कैसे हैं। Amid a looming specter of El Nino, IMD says monsoon is likely to be below normal. Monsoon इस बार below normal रहने वाला है, ये IMD का कहना है और ये बहुत सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आप देखोगे तो मानसून हमारा पूरा एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करता है, इससे ना हमारे इन्फ्लेशन भी काफ़ी अफेक्ट होती है। और इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट होता है, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इस बार जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर आप देखो तो फर्टिलाइजर कंपनीज बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती हैं, नेचुरल गैस वगैरह भी बहुत यूज़ होता है और वो ऑलरेडी इफेक्टेड है, प्राइसेस बहुत महंगे हैं। तो फर्टिलाइज़र के दाम तो ऊपर जाने वाले हैं, ये महंगा पड़ने वाला है, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं दूसरे। और साथ में एग्रीकल्चर में इस बार वेदर भी साथ नहीं देने वाला, मानसून भी वीक रहने वाला है। तो किसका नुकसान ही तो समझ में आया, लेकिन हम कह सकते हैं इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। अगर मानसून लेट आता है तो इससे एसी और मेरे ख्याल से फ्रिज, इनका कंजम्पशन भी अच्छा खासा बढ़ सकता है, कूलिंग इक्विपमेंट वगैरह का कंजम्पशन भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो मानसून ना इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर देता है। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी तो इससे आदमी गाँव में कितना पैसा कमा रहा है ये भी इम्पैक्ट होगा। तो रूरल कंजम्पशन ये भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। सो अमिड अ लूमिंग स्पेक्टर ऑफ एल नीनो, IMD कह रहा है कि मानसून बिलो नॉर्मल रहेगा। तो क्वांटिटेटिवली अगर आप देखोगे तो जो सीजनल रेनफॉल है ओवर द कंट्री इज लाइकली टू बी 92% ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज। एंड यहाँ पे मॉडल एरर होगा +-5% का। तो जो LPA है सीजनल रेनफॉल का इन इंडिया बेस्ड ऑन 1971-2020 डेटा 87 सेंटीमीटर है। एंड फोरकास्ट जो है वो दे रहा है 31% प्रोबेबिलिटी बिलो नॉर्मल रेंज का, 35% प्रोबेबिलिटी है डिफिशिएंट रेनफॉल का। एंड ये क्लियर इंडिकेशन है कि हायर प्रोबेबिलिटी है सिग्निफिकेंट लेस देन नॉर्मल मानसून का, जो नॉर्मल है उससे कम रहने का। सो डिफिशिएंट के चांसेस 35% है, 31% है बिलो नॉर्मल के, अबव नॉर्मल के हैं सिर्फ कितने 6%, एक्सेस के हैं 1% एंड नॉर्मल के हैं सिर्फ 27%। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये कहीं ना कहीं बिलो नॉर्मल की तरफ जा रहा है। सो वी माइट बी एबल टू सी कि इस बार ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। मानसून पुअर इन एवरी 7 आउट ऑफ 10 एल नीनो ईयर्स। जब भी ये एल नीनो होता है तो हर 10 में से 7 बार मानसून हमेशा पुअर ही होता है। आप ये पूरा डेटा देख सकते हो इसका। सिर्फ 1, 2, 3 बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन थी एल नीनो की वजह से मानसून वीक होगा, लेकिन एक्चुअली हमें एक नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिला। नहीं तो 7 बार यही हुआ है कि हमेशा डेफिसिट देखने को मिला है हमें। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो देन यू हैव टू नो कि इस बार एल नीनो स्ट्रांग होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट पे, हमारे ओवरऑल इन्फ्लेशन पे और हमारे रूरल कंजम्पशन पे। अब ईवी शिफ्ट पे बात करते हैं। ईवी शिफ्ट ना इट में पावर स्कूटर्स अहेड ऑफ मोटर बाइक्स बाय FY37। सो हम 10 साल आगे की बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो टू व्हीलर मार्केट है ये एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, मतलब स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है ये। और स्कूटर्स जो हैं दे आर ऑन कोर्स टू ओवरटेक मोटरसाइकिल्स को स्कूटीज बीट करने वाले हैं इन वॉल्यूम टर्म्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन अब बढ़ रहा है और ये रीशेप कर रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एक्वेरिस सिक्योरिटीज। अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज अगर आप देखोगे तो स्कूटर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं 9% एनुअली, ठीक है, पिछले 5 साल की अगर बात करें और आने वाले 2-3 सालों की, और आउटपेस कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स को जो सिर्फ 4% से ग्रो करने वाले हैं सेम पीरियड में। और जो वाइडनिंग गैप है ना ये कल्मिनेट होगा स्कूटर्स में, जहाँ पे सरपास कर जाएंगे स्कूटीज
सरपास कर जाएंगे मोटरसाइकिल्स को इन FY37। जो ट्रांजिशन है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है रैपिडली, पार्टिसिपेशन वुमेन का काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है वर्कफोर्स में, तो टिल्ट है टॉवर्ड्स कन्वीनियंस लेड मोबिलिटी की कन्वीनियंस रहे, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोर्स सेंट्रल ड्राइवर है और स्कूटर्स के पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल एज है। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स दे आर सेट टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, जहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ेंगी लगातार और ये कंपाउंड करेगा एट एनुअल रेट ऑफ अराउंड 34% बिटवीन 25 एंड 35। और जो पेनिट्रेशन है करंटली वो सिर्फ लो सिंगल डिजिट्स में है और ये बढ़ करके 19% हो सकता है बाई FY30 एंड ओवर 50% बाई FY40। सो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स डोमिनेट करेंगे हमें ऐसा लगता है, और इनका पेनिट्रेशन भी एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ेगा टू नियरली 38% बाई FY30। तो जितने लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज पसंद है उन्हें, यू शुड नो कि देखो स्कूटर जो कैटेगरी है ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट हर बार अचीव कर रहा है। एंड जहाँ पे हम बाइक्स को देख रहे हैं दे 3-4% पे नियरली ख़त्म हो जा रहे हैं। एंड यस, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो लोगों को लगता है कि अगर स्कूटी आएगी तो घर में 4 लोग यूज़ कर लेंगे, बाइक आएगी तो सिर्फ 2 लोग यूज़ कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी भी होती है और कन्वीनियंस अच्छा है, स्कूटी में आप सामान रख सकते हो आप, तो इंडियंस जो है कन्वीनियंस को काफ़ी प्रेफर करते हैं ओवर अदर थिंग्स। सो इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद और ज़्यादा बेटर हो गया प्रैक्टिकली कि आप स्कूटीज़ में इन्वेस्ट करो, आप स्कूटीज़ खरीदो रादर देन बाइक्स। एंड ये सब की वजह से आप देख सकते हो कि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है और एक सेक्टर है जो यहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है, ईरान इन्वॉय है टू इंडिया, मोहम्मद फताली, और मंडे को इन्होंने का ये कहना है कि जो इंडियन टैंकर्स है ना ये ट्रांजिट कर रहे हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन्होंने एक भी रुपया टोल नहीं दिया ईरान को, ईरान एक भी रुपया नहीं ले रहा है इनसे। और इन्होंने रीट्रेट किया तेहरान के सैंड को कि जो क्रूशियल वाटर चैनल है इट वाज ईरानियन टेरिटोरियल वाटर। एंड इन्होंने एड्रेस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस एट ईरानियन एम्बेसी नेशनल कैपिटल में। इन्होंने कहा कि इंडिया और ईरान शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन फेट इन द रीजन। यू कैन आस्क इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने कहा है कि क्या हमने एक भी रुपया चार्ज किया है इंडियन गवर्नमेंट से अभी तक। ईरान की इन्वॉय ने कहा है, और एक क्रिप्टिक रिस्पॉन्स में टू वेदर इंडिया हैज़ बॉट ऑयल फ्रॉम ईरान, तो इनका कहना है हमारे पास ऑयल है, अगर कोई भी बाय करना चाहती है वी आर रेडी। तो न्यू दिल्ली ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है रिपोर्ट्स कि उसने टोल दिए तेहरान को टू सिक्योर एग्जिट ऑफ 9 शिप्स कैरिंग LPG थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब आउटब्रेक हुआ था 42 डे कॉन्फ्लिक्ट का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया पे कर रहा है, बट नो, इंडिया हैज़ नॉट पेड अ पेनी। ईरान ने डिनाई किया है एंड ईरान हैज़ ऑल्सो डिनाइड इट। इनका कहना है कि ईरान डिवाइस करेगा एक मैकेनिज्म ऑफ पैसेज ऑफ शिप्स वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और न्यू दिल्ली जो है इसे मेंटेन किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इंटरनेशनल वाटर्स। तो टू क्वेश्चंस ऑन तेहरान चार्जिंग अ टोल फ्रॉम इंडिया, इनका कहना है कि वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद इंडियन गवर्नमेंट एंड दे हैव मेंटेन गुड कॉन्टैक्ट, अच्छे कॉन्टैक्ट भी मेंटेन किए हैं। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे ईरान विल ट्राई कि वो इंडिया को अपने गुड बुक्स में रखे, इंडिया उसे अपने गुड बुक्स में रखे, बिकॉज वो एक साथ इतने लोगों से पंगे नहीं ले सकता। सो वी हैव गुड कॉन्टैक्ट, इनका कहना है। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी बोले हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने से। सो दिस थिंग हैज़ टू गेट सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी अगर इतने महंगे प्राइस पे रहेगा ना, भले ही आता रहे, अगर $100 पे क्रूड ऑयल हमें मिलता रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। हमारी हालत फिर भी ख़राब ही रहनी है, हम इतना महंगा एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में। रिटेल इन्फ्लेशन अप एट 3.4% अमिड फ्यूल सप्लाई फियर्स। रिटेल इन्फ्लेशन अब 3.4% हो चुका है और फ्यूल सप्लाई के जो फियर्स हैं ये इसे सता रहे हैं। प्राइस पिंच इन मार्च अगर आप देखोगे तो ये देखने को मिल रहा है आपको। एंड एनर्जी जो होता है वो होता है कोर एनर्जी, आप यूज़ करते हो ट्रांसपोर्ट के लिए, क्रेश बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। सो एनर्जी प्राइजेस जब तक कि ये नीचे नहीं आ जाते तब तक हम इन्फ्लेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हम एनर्जी प्राइजेस को रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो जो ये फर्स्ट फुल मंथ ऑफ डेटा है सिंस US ईरान वॉर स्टार्ट हुआ, जिसने डिस्टर्ब किया है ग्लोबल फ्यूल सप्लाई को। और अगर मार्च रीडिंग अगर आप देखोगे अंडर द अपडेटेड CPI सीरीज, तो एस्टिमेटेड है कि 13 मंथ के हाई पे है व्हेन कंपेयर्ड विद बैक सीरीज डेटा रिलीज बाय NSO। रिटेल प्राइसेस बढ़े हैं रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। CPI बढ़ा है टू 3.63% मार्च में फ्रॉम 3.37% इन फरवरी। एंड जो अर्बन इन्फ्लेशन है ये एज अप हुआ है टू 3.1% फ्रॉम 3.03%, राइट। अगर आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये भी बढ़ा है 3.87% इन मार्च फ्रॉम 3.47% इन फरवरी, ड्रिवन बाय शार्प प्राइस इंक्रीज इन आइटम्स सच एज कोकोनट,
टमेटो, कॉलीफ्लावर एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, रेजिन्स, ग्रीन चिलीज, कैबेज, हर जगह हमें कहीं ना कहीं एलिवेटेड इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ों को आरबीआई ट्रैक करता है। आप ये देखो, आरबीआई सारे वेजिटेबल्स को भी ट्रैक करता है, फूड आइटम्स को ट्रैक करता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर फ्यूल कैटेगरी में भी इन्फ्लेशन देखने को मिला है। 1.65% की इंक्रीमेंट आई है प्राइसेस में। सो हर चीज़, हर सेक्टर इससे इम्पैक्ट हुआ है। सीमेंट फर्म्स पोस्ट कर सकते हैं बहुत ही हेल्दी वॉल्यूम फॉर Q4। तो टॉप सीमेंट कंपनीज हैं, एक्सपेक्टेड है कि हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट करेंगी। एंड सपोर्ट कहाँ से आएगा ना, एक तो स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छा पुश कर सकती है वॉल्यूम्स को फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, वो अंडर प्रेशर है। सेल्स बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, क्या हम प्रॉफिटेबल होंगे? सबसे पहले तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एनालिस्ट का ये कहना है। दूसरा, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिससे ओवरऑल बेसिस पे जो रेवेन्यू है 10% का ग्रोथ आ सकता है रेवेन्यू में, 4 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ सकता है अर्निंग्स पे बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। एग्रीगेट सीमेंट वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो एस्टिमेटेड है टू राइज अबाउट 9%, ठीक है, टू 126 मिलियन टन्स, लेड बाय इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड पिकअप इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जो डोमेस्टिक सीमेंट डिमांड है ये हेल्दी है ड्यूरिंग द क्वार्टर, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये फेस कर रहा है प्रेशर फ्रॉम राइजिंग इनपुट कॉस्ट फॉलोइंग जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस इन वेस्ट एशिया। सो वी नो कि हाँ ठीक है, इनपुट जो होंगे वो महंगे होंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी। हालांकि एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट ग्रोथ की है इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डबल डिजिट ग्रोथ से 10+% से बढ़ रहा है विच इज़ हेल्दी, और हमें देखना होगा कि जो मार्जिन्स है ये भी यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाएं, ये कंप्रेस नहीं होने चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इनपुट्स एंड कॉस्ट। सो वेस्ट एशिया की वजह से 11 से 23% करेक्शन आया है स्टॉक प्राइसेस में सीमेंट कंपनीज के एंड ओवरऑल। लेकिन इनके फंडामेंटल्स पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, फंडामेंटल पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। सो स्टॉक प्राइस बताते हैं करंट स्टॉक प्राइसेस, इमोशंस, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस, फंडामेंटल्स बताते हैं कंपनी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इमोशंस देखना है, ये सब देखना है, स्टॉक प्राइस आप एनालाइज करो। और अगर आपको देखना है कि यार कंपनी की वैल्यू क्या है, 1 रुपये दे रहा हूँ कितने रुपए कमाऊंगा, फंडामेंटल्स देखो, उससे आपको कंपनी की वैल्यू पता चलती है। अंबुजा रिपोर्ट कर सकता है 9% का ग्रोथ, डालमिया एक्सपेक्टेड है डालमिया और JSW 5 से 6% ग्रोथ पोस्ट करेंगे। रामको सीमेंट्स बिला देखो लगता है 2 से 4% की ग्रोथ इनकी रहने वाली है। सो कहीं ना कहीं पावर और फ्यूल कॉस्ट ना 30% होता है प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर सीमेंट। सो अगर एलिवेटेड प्राइसेस रहेंगे हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिलेगा, मार्जिन ड्रॉप होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इफ यू हैव अ फीडबैक। थैंक यू।